मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? आज मंगलवार है। मंगलवार क्यों तो दिन आपके पत्रों के जवाब का होता है, लेकिन आज जवाब के साथ साथ कुछ हम एक बड़ी ही प्रेरक और बड़ा ही असाधारण दिव्यांग व्यापारी से आपको मिलवाने की प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती, बहुत बड़ी चैनल की प्रख्यात कलाकार पल्लवी जोशी के द्वारा वो इंटरव्यू लिया गया है, जिसे उन्होंने मेरे अनुरोध पर भेजा है। आप देखिएगा, आपके लिए देखना बनता है। ये उन लोगों के लिए विशेष प्रेरणादायक है जो लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यापारी जो दिव्यांग हैं, उन्होंने कितना बड़ा मिलियनेयर करोड़ों का प्रतिष्ठान खड़ा कर रखा है। आप भी उससे देखिए, आप भी प्रेरणा लीजिए। हम में से भी कोई दिव्यांग आगे बढ़ने का संकल्प ले, यही हमारी इच्छा है। खैर, ये तो हम दिखाएंगे ही। आज हमारे पास आए तो बहुत सारे ईमेल हैं, लेकिन वो सब ज्यादातर एक ही जैसे हैं, एक ही विषय पे हैं, और उन्हीं में से 4-5 ईमेल मैं ले रहा हूं, जिससे कि बैलेंस कर सकूं उस वीडियो को दिखाना बहुत जरूरी है। उस वीडियो को देखिए, उस इंटरव्यू को देखिए, उस साक्षात्कार को आप जरूर एक अक्षर सुनिएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत। आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा। खैर, जब तक आप देखें तब तक मैं आपको कुछ बातें, कुछ पत्र, कुछ आपके ईमेल पढ़ दूं। पलवल से ये पत्र है। रामजी सुमन का। रामजी सुमन लिखते हैं कि प्रवीण सिन्हा जी ने जो इंटरव्यू लिया है अशोक कुमार का, बहुत ही उत्तम है। मुझे लगा था कि अशोक जी से कुछ और बातें होती तो अच्छा रहता है। कमोबेश ये सारे प्रदेशों का यही हाल है। दिव्यांगों के प्रति कोई सोच ठीक से कार्य नहीं हो रहा है। दिव्यांगों के प्रति ऋण लेने में दिक्कतें आती हैं। प्रतिष्ठान को कोई खड़ा करे तो कैसे हो। इन सब बातों पे प्रवीण सिन्हा जी ने बड़ी बेबाकी से प्रश्न किया, और उनके साथ जो सज्जन बैठे थे उनका उत्तर भी काफी अभिभूत है। मैं आपके इस चैनल के इस प्रयासों की सराहना करता हूं। बहुत बहुत आभार मान्यवर, और हम आशा करते हैं आप हमारे इस YouTube चैनल को यूं ही देखते रहेंगे। हम आगे और भी साक्षात्कार आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा पत्र है मोहम्मद जुबैद अंसारी का। उन्होंने मंसूरी जी के बड़े ही मोटिवेशनल वीडियोस की बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि मंसूरी जी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और हम लोग बड़ी बेसब्री से रविवार का इंतजार करते हैं। आप उनके वीडियोस को इसी तरीके से हमें दिखाते रहें, हम बड़े आपके शुक्रगुजार होंगे। बहुत बहुत जुबैद साहब आभार, शुक्रिया। और निश्चित रूप से ही उनके वीडियो आपके पास हर रविवार को आएंगे। हमारा प्रयास है कि सप्ताह में उनको 2 बार बुलाएं, क्योंकि काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। सीमा देवी आगरा से लिखती हैं कि मिस्टर मंसूरी
is an ideal speaker of this YouTube channel. I would like to request you to please increase his motivational speech at least twice in a week. सीमा देवी जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, रिजवान मंसूरी साहब एक बहुत ही बिजी व्यक्ति हैं। वो बड़ी मुश्किल से हमारे लिए एक रविवार का समय निकाल पाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सप्ताह में 2 दिन आए। अगर वो हमको सप्ताह में 2 दिन दे देते हैं, और शायद सप्ताह में 2 दिन वो दे ही देंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई तारीफ करते हैं। एक तीसरा पत्र है मंगल सैनी का, बिजनौर से लिखते हैं, मिस्टर मंसूरी जी का पेश करने का एक ढंग निराला है। बड़े अपनेपन से वो हम लोगों को राह दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सैनी साहब, आपको भी बहुत बहुत आभार जो आपने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी तरीके से हम नाम पढ़े देते हैं, कम से कम 12 नाम हैं, और जो ये मंसूरी जी के लिए उन्होंने तारीफ लिखी है और इन लोगों ने देखना चाहा है, और उन्होंने इस बात की अपील की है कि उनको कम से कम सप्ताह में 2 दिन बुलाया जाए। खैर, मैं ये नाम पढ़ रहा हूं। गोरखपुर से जनाब मोहम्मद अंसारी, याकूब अली, मेरठ से संगीता जी, दिल्ली से शाहीन अख्तर, कोलकाता से माही सेठ। माही सेठ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि श्रीमती हैं या श्री हैं या मिस है। बहरहाल माही सेठ जी, और जुबेदा खातून कोलकाता से ही, और औरंगाबाद से शाहीन अख्तर, और मरसी सराय, ये पता नहीं किस प्रदेश का नाम है। मरसी सराय किस प्रदेश से है ये शहर। मरसी सराय से महबूबा खातून, ये सब नाम हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से रिजवान मंसूरी जी के इन एपिसोडों की तारीफ की है। और सब में करीब करीब एक मांग है कि रविवार ही नहीं और भी सप्ताह में 1 दिन उनके कार्यक्रम पेश किए जाएं। मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूं, और मैं अब आगे से इस बात का प्रयास करूंगा कि सप्ताह में 2 बार रिजवान मंसूरी साहब को आपके सामने प्रस्तुत करें। और अब आप मित्र देखिए आगे हमारा एपिसोड, आगे हमारा ये जो इंटरव्यू है, जो पल्लवी जोशी जी ने, बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती हैं, उनके प्रति मैं शुक्रगुजार हूं। उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस पल्लवी जोशी जी आपकी चैनल के वो सब्सक्राइबर भी हैं, और उन्होंने अपना ये एपिसोड विशेषकर विकलांग साथी ट्रस्ट को समर्पित किया है। विकलांगों के बीच में एक मोटिवेशनल प्रवृत्ति डेवलप हो, इस बात के लिए धन्यवाद। तो आगे आप देखें पल्लवी जोशी जी का ये साक्षात्कार जो लिया है उन्होंने किसी दिव्यांग व्यापारी का। धन्यवाद। आज भारत के पुनर्निर्माण में भारतीय जुटे हैं, तो चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो या दिव्यांग हो। मैं आपको मिलवाती हूं महाराष्ट्र के भावेश भाटिया जी से। दिव्यांग होने के बावजूद आज मल्टी क्रोर कंपनी के मालिक हैं और कई दिव्यांगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सेकंड ईयर ए में आते आते पता चला कि माँ को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है, और बस वहां से बिल्कुल दुनिया ही बदल गई। जो घर था, जो जमीन थी, जो कुछ बूंद बूंद करके मेरे सुनहरे भविष्य के लिए माता पिता ने बचाया था, सब कुछ हमने बेच दिया। लाखों रुपए का कर्जा हो गया। माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे।
बचपन से उस नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए एक बड़ा अलग सा मुझे ट्रीट किया जाता। आपको दिखता नहीं, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, तो चला साइड पे बैठो। हर बार साइड पे बैठ के जो ऊर्जा, वो एनर्जी बच गई, एक क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आने लगी। मैंने बॉडी मसाज करते हुए 5, 10, 20 रुपया जमा करके एक 5,000 रुपये इकट्ठा किए, और उस 5,000 रुपये में से मैंने एक सादी मोमबत्ती की कास्टिंग की डाई खरीदी और एक 20 किलो कच्चा माल, जो पैसे बच गए। और उस छोटे से कमरे में, जो भाड़े के कमरे में मैं मेरे डैडी के साथ रहता था, वहां पे मैंने एक टेबल पे सनराइज कैंडल की नींव डाली। महाबलेश्वर के मार्केट में एक छोटी सी हाथ गाड़ी, 50 रुपए भाड़े पे, एक हैंड कार्ड, दिन भर ये कैंडल बनाता, शाम को उस मार्केट में मैं उस हैंड कार्ड पे मेरी बनाई हुई कैंडल बेचता। मैंने शुरुआत से अब्दुल कलाम साहब की एक ही लाइन को अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। सनराइज कैंडल, इस कैंडल इंडस्ट्रीज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। 1994 में हमने इस सनराइज कैंडल की नींव रखी थी। आज करीब 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ 14 राज्यों में सनराइज कैंडल काम करती है। करीब 67 से 68 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। 2350 से ज्यादा मेरे विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंड्स आज कार्यरत हैं। पैरा ओलंपिक में 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं मेरे पास में। 2 बार एशियन गेम्स खेला हूं। एक ऐसी बात उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे घटी। उन दिनों मेरी धर्मपत्नी, जो एज ए टूरिस्ट आई हुई थी उन दिनों महाबलेश्वर में, 15-20 दिन उसने मुझे वहां पे मदद की, और 21वें दिन शायद उसका तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। मुंबई के काफी धनी, काफी रिच परिवार से होती। मेरे मम्मी डैडी कन्विंस नहीं हो पाए कि हमारी इकलौती बेटी, वो भी एक ब्लाइंड बंदे से शादी करना चाहती है, जो एक स्ट्रीट हॉकर है, जिसका कुछ भविष्य नहीं है। फिर जब उनसे बातचीत वगैरह की, उन्हें असिस्ट किया मैंने, तब मुझे ऐसा लगा अगर मैं उनसे जुड़ूंगी तो मेरा जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझे मिल रहा था इनसे जुड़ के। दुनिया में, पूरे विश्व में वो सबसे खूबसूरत महिला है, और उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है, इतना काइंड। वो साथ है तो दुनिया की कोई भी दिक्कत, कोई भी संघर्ष से लड़ा जा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में है। 1998 में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अवार्ड दिया गया, बेस्ट ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर का। लेकिन अवार्ड के बाद वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें अपने ऑफिस में लेके गए, नरीमन पॉइंट मैकर चैम्बर में, मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि बस हमारे एमडी साहब चाहते हैं कि ये फंड आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर किस तरह का फंड, क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा कि इसमें 51 लाख का चेक है, आप एक बड़ी सी फैक्ट्री डालो। मैंने जट से और उनके वापस साथ में देते हुए कहा नहीं सर, मुझे पैसे नहीं, मुझे आप काम दीजिए। आज 15-16 साल से रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट हम बनाते हैं। उससे कितने सारे मेरे और दोस्तों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकी। जब मैं इधर आई, सिर्फ 15 दिन हो गए, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अभी मुझे 30,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। मेरे जो 2 बच्चे हैं, इसमें मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। भविष्य में मेरा सर एक ख्वाहिश की कि जितना वेस्ट बंगाल का ब्लाइंड मित्र है, मेरा एक बनाया हुआ कैंडल सब ने बेच के अपने पैर पे खड़ा हो सर। तो ये जो बात है, ये जो मेहनत वाली बात है, ये बहुत खुशी देती है, ये बहुत एक इसमें थ्रिल है। आज इतनी सारी प्यारी जो स्कीम्स है, आप मुद्रा स्कीम लो या आपको फाइनेंस चाहिए किसी बिजनेस के लिए, तो आज इतनी प्यारी व्यवस्था हो चुकी है कि आपको तुरंत चाहिए उतना लाखों की संख्या में लोन मिल जाता है बिजनेस सेटअप करने के लिए। और इस हार्डवर्क, इस मेहनत पे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है, कल लंबी पतवार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। भावेश की आंखें नहीं थी, पर विजन था। पैसे नहीं थे, पर दृढ़ निश्चय था। अकेले थे, पर कर्मठ थे। भावेश खुद नेत्रहीन है, लेकिन कई घरों में उन्होंने उजाला कर दिया। भारत का आने वाला वर्कफोर्स रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है सरकार भी और हमारे लोग भी। साथ ही स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे इनिशिएटिव्स का पूरा लक्ष्य यही है कि अगले 5 सालों में रोजगार दुगना, इंडस्ट्रियल आउटपुट तिगना और एक्सपोर्ट चौगुना बढ़े। नई टेक्नोलॉजी का मतलब नए चैलेंजेस, नए खर्चे, नए कंप्लायंसेस।
लेकिन हमारे सपने और हमारे इरादों के सामने ये बहुत ही मामूली कीमत है। और इसीलिए आज भारत का युवा भारत को स्टार्टअप और इनोवेशन हब बनाने में जुड़ा है। इंडस्ट्रियल लीडरशिप के लिए आज हमारे पास सोच है, डिटर्मिनेशन है, इरादे हैं, सपने हैं, लेकिन सबसे आगे हैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों की मेहनत, उनकी आकांक्षाएं और उनकी तपस्या। अब मुझे बताइए हमें कौन रोक सकता है? तो ये थी भारत के इंडस्ट्रीज की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।